हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं एनसीईआरटी बायोलॉजी की तीसरे अध्याय हम पढ़ रहे हैं वनस्पति जगत। इसके पिछले सेकंड वीडियो में मैं आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाना शुरू किया था और मैंने ये बताया था कि ब्रायोफाइटा से हमको युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद ये दो अवस्थाएं अल्टरनेट देखने को मिलती है। इसी को हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मैंने ये बताया था वहां पर युग्मोद्भिद का मतलब है गैमेटोफाइट, जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, युग्मक पैदा करता है, वो गैमेटोफाइट होता है। और बीजाणुद्भिद का मतलब है जो बीजाणु पैदा करता है, स्पोर पैदा करता है। और मैंने ये भी बताया था कि ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद मुख्य अवस्था होती है और बीजाणुद्भिद उस पर आश्रित होती है। इसके बाद वाले जो पौधे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये और ऊंचे वाले पौधे हैं, इनमें बीजाणुद्भिद मुख्य पौधा रहेगा और युग्मोद्भिद उन पे डिपेंड करेगा या छोटी अवस्था रहेगी। तो यहां पर जैसा मैंने आपको दिखाया था कि जैसे कि ये मॉस है, इसमें ये वाला जो प्लांट है मुख्य प्लांट है और ये युग्मोद्भिद है, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। ये अपने आप में अगुणित है और बिना मेयोसिस के ही युग्मक पैदा करते हैं और युग्मकों के संलयन से जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड हो जाता है और डिप्लॉयड होने के बाद उसी से ये स्पोरोफाइट बनता है। अब स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है, इसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं, बीजाणु मातृकोशिकाएं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है और उससे बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। वो बीजाणु अगुणित हो जाते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से पैदा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनके जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन बीजाणु के बनते समय होती है और बीजाणु जब बन जाते हैं तो उन्हीं बीजाणुओं से युग्मोद्भिद अवस्था बनती है। इसलिए युग्मोद्भिद जो है वो अपने आप में अगुणित होती है, इसलिए उनको अर्धसूत्री विभाजन कराने की आवश्यकता नहीं होती है ना युग्मक पैदा करने के लिए। और युग्मक ऑलरेडी हैप्लॉइड ही पैदा होते हैं, फिर उनके निषेचन से फिर डिप्लॉयड और बीजाणुद्भिद। तो यहाँ पर दो प्रकार के पादप आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला पादप, ये लिवरवर्ट कहलाता है। ये मार्केंशिया है, रिक्शिया मार्केंशिया लिवरवर्ट कहलाते हैं क्योंकि इनकी संरचना हमारे लिवर के लोब्स जैसा है। भली छोटी सी पादप है, ये बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, तो ये लिवरवर्ट कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोब्स आप देख रहे हैं और ये जमीन में ऐसे फ्लैट रहते हैं, छोटी सी होती है, फ्लैट रहते हैं ऐसे। और ये बाकी जो दोनों हैं ये मॉस कहलाते हैं। मॉस और लिवरवर्ट दो ही कैटेगरी के मेन पादप होते हैं। इसमें एक फ्यूनेरिया है और दूसरा स्फेग्नम है। तो जो मॉस होते हैं उनमें थोड़ा बहुत लीफ, रूट, स्टेम जैसी चीजें बन जाती हैं, लेकिन लिवरवर्ट में ये चीजें नहीं होती। ये पूरी तरह से सुकाय होता है, पूरी तरह से फैलाव होता है और जरा भी रूट, स्टेम, लीफ जैसी चीजें नहीं बनती हैं। इनमें जरूर बन जाती हैं, बावजूद इसके हम इसको सत्य जड़ तना पत्ती नहीं मानते क्योंकि सत्य जड़ तना पत्ती बनने के लिए उसका बीजाणुद्भिद होना जरूरी था, जबकि ये युग्मोद्भिद अवस्था है। बीजाणुद्भिद अवस्था तो इनमें छोटी सी अवस्था होती है जो कि अविकसित अवस्था है। ब्रायोफाइटा में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्योंकि इनके पास जाइलम फ्लोएम नहीं है, इसके कारण से ये पानी को बहुत नीचे से अवशोषित करके ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। हालांकि छोटे छोटे पादप होते हैं, इसलिए इनको ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और इसीलिए ये नम और छायादार स्थानों में ही रहते हैं, ज्यादा गर्म क्षेत्रों में या पानी कमी वाले क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया था शुरू में, कल पढ़ाते समय इसमें, कि इनको निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इनका जो नर युग्मक होता है जिसको हम एंथेरोजोइड कहते हैं, वो पानी में तैर करके मादा के पास पहुंचता है। मादा के जो नर जनानांग है उसको आर्टिगोनियम कहते हैं, उसके अंदर ओवम रहती है, अंडाणु रहती है, उसको निषेचित करते हैं। तो पानी की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, इसलिए ये पानी में ही रहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। जल स्थल चर मतलब उभयचर यानी एम्फीबियन। और एम्फीबियन का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, लेकिन उनको रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए जल में जाना आवश्यक होता है। तो जल स्थल चर भी इसको हम कहते हैं क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं, बताया मैंने आपको। इसीलिए प्रायः नम, सीलन, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये अनुक्रमण क्या है देखिए। अनुक्रमण का मतलब है सक्सेशन और इसका मतलब है जो खाली जमीन होती है
बंजर जमीन होती है, चट्टान है ना, ऐसी जगहों पे जहां पर कोई पादप नहीं है, उन जगहों पे सर्वप्रथम लाइकेन पैदा होते हैं। लाइकेन के बारे में मैंने आपको बताया है कि कवक और शैवाल ये दोनों मिलके एक सहजीवी बन जाते हैं, सहजीवी जीव बन जाते हैं लाइकेन, और ये ऐसी जगहों में सबसे पहले उगने वाले जीव होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वहां पर थोड़ी सी मिट्टी बना देते हैं, जहां पर ये खाली जमीन पे उगते हैं तो मिट्टी बना देते हैं लाइकेन, और उस मिट्टी में फिर ये ब्रायोफाइटा ही उगते हैं। और ब्रायोफाइटा में यही सब है, जो लिवरवर्ट है और मॉस है, यही उगते हैं। फिर ब्रायोफाइटा भी थोड़ा आगे उसमें बना देते हैं मिट्टी वगैरह, तो फिर उसके ऊपर टेरिडोफाइटा, फिर आगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये हजारों सालों की प्रक्रिया होती है, इतना जल्दी नहीं हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होता है। ठीक है, उसी को हम अनुक्रमण करते हैं। अनुक्रमण का सीधा मतलब है कि जहां पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते जीव जंतु, वहां पर सर्वप्रथम पेड़ पौधे जीव जंतु बनने किस तरह से चालू होते हैं, उसे अनुक्रमण कहते हैं। इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। शैवाल में तो आप देखेंगे कि वहां पर एक कोशी बहुकोशी शैवाल है, तो कुछ कोशिकाएं मात्र होती हैं, लेकिन जब आप ब्रायोफाइटा देखते हैं तो उसमें आपको कोशिकाएं ऊतक टाइप की चीजें बनाती हुई दिखती हैं, और थोड़े ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा में ऐसा कोई सदस्य आपको नहीं मिलेगा जो एक कोशी हो, ज्यादातर सदस्य बहुकोशी ही होते हैं। यह थैलस की तरह होता है और शयान या सीधा होता है। देखिए, थैलस का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं कि जिसमें रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्ती विकसित नहीं होते हैं, उसे थैलस कहते हैं। सुकाए, हिंदी में सुकाए कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है ध्यान रखेंगे, ज्यादातर जगहों पे ये शब्द का प्रयोग नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी में, थैलस ही लिखा है। और शयान का मतलब होता है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट का मतलब जमीन पे ऐसे ऐसे फैला हुआ, इसे प्रोस्ट्रेट या शयान कहते हैं। और जो ऐसे सीधा ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसे अपन इरेक्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि ये जो ये है लिवरवर्ट, ये जमीन में ऐसे फैले हैं, जबकि ये जो है ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। तो छोटे छोटे पादप ये भी ना, ये कोई बहुत बड़े पादप नहीं है, छोटे पादप ही है, लेकिन ऐसे सीधे खड़े रहते हैं। और इसमें एक कोशिकी या बहुकोशी मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से यानी आधार से जुड़े रहते हैं। देखिए, मूलाभ यानी राइजोइड। राइजोइड क्या है, ये देखिए, ये छोटी छोटी जड़ें जैसे निकली हुई हैं, इन्हें राइजोइड्स कहते हैं। तो ये जड़ें जैसे जो राइजोइड जो निकले हैं मूलाभ, ये जो लिवरवर्ट है इनमें एक कोशिकी होते हैं, लेकिन इनमें ये बहुकोशी है। जो मॉस है इसमें बहुकोशी होते हैं, बाकी में ये एक कोशी है। इनमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं, इसलिए ये सुकाए हैं। इसमें मूल सम यानी कि वो जो राइजोइड देखे थे वो मूल जैसे हैं, पत्तियों के जैसे भी और तना के जैसे भी संरचनाएं होती हैं, लेकिन इनको हम सत्य जड़ तना पत्ती नहीं मानते, क्योंकि इसके लिए उनका बीजाणुद्भिद होना जरूरी था, जबकि ये युग्मोद्भिद अवस्था में है। ठीक है, ब्रायोफाइटा की मुख्य काय अगुणित होती है। देखिए, मैंने शुरू से इस चीज को बताया, क्योंकि ये युग्मक उत्पन्न करते हैं और इसलिए इनको युग्मोद्भिद अवस्था कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद अवस्था मुख्य अवस्था है, इसके ऊपर जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जाते हैं, वहां पर बीजाणुद्भिद मुख्य अवस्था हो जाएगी। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशीय होते हैं। ठीक है, इसमें लैंगिक अंग में मुख्यतः बनते हैं नर अंग में एंथीरोजॉइड, एंथीरिडियम, जो गदा के आकार के होते हैं, एंथीरिडियम, छोटे से स्ट्रक्चर है ना एकदम, और इसके अंदर ऐसे एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। तो ये जो एंथीरिडियम है या फिर ये जो आर्किगोनियम है जिसके अंदर ओवम बनती है, ये दोनों जो है बहुकोशीय संरचनाएं हैं। एंथीरिडियम गदा के आकार के होते हैं और आर्किगोनियम फ्लास्क के आकार के होते हैं। फ्लास्क समझते हैं ना, जो आपके लेबोरेटरी में होता है फ्लास्क, उसके आकार के होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लैंगिक अंग बहुकोशीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को कुंधानी यानी एंथीरिडियम कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं, मतलब एंथीरोजॉइड उत्पन्न करते हैं। ये एक प्रकार से शुक्राणु जैसी चीजें हैं, पुमंग। ठीक है, मादा जनन अंग को स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, या होती है लिखना चाहिए, फीमेल है ना, फ्लास्क के आकार की होती है, जिसमें एक अंड यानी ओवम बनती है, एग बनती है। तो ये जो कुंधानी के अंदर जो पुमंग पैदा होते हैं, ये जल में तैर करके स्त्रीधानी के पास पहुंचते हैं, ये स्त्रीधानी के पास पहुंच जाएंगे
और इसके अंदर जाकर के ये अंड को ये निषेचित करते हैं। ठीक है, उमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संकलित हो जाते हैं, जिसके कारण से युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, और यही जाइगोट विकसित होकर के फिर आगे चल के बीजाणुद्भिद बनाता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है और इससे एक बहुकोशी बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। न्यूनकारी विभाजन का मतलब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। कहां पर? जाइगोट में। और वो जाइगोट एम्ब्रियो बना करके वो स्पोरोफाइट को बनाता है। स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसमें से फिर बीजाणु बनते हैं, वो बीजाणु फिर अगुणित होते हैं। ठीक है, बीजाणु भी यानी स्पोरोफाइट बन जाता है। अभी मैंने दिखाया उसको। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करते रहता है। देखिए क्या लिखा है, जो स्पोरोफाइट है, आपने देखा था ना अभी पिक्चर में, फोटो में दिखाया था मैंने आपको कि ये देखिए ये जो बीजाणुद्भिद है ये युग्मोद्भिद में ही जुड़ा हुआ है, इसी से ये अपना पोषण प्राप्त करता है और इसमें भी अंदर में ऐसे धंसा रहता है ये कैप्सूल के रूप में और इसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बीजाणुद्भिद स्वतंत्र जीवी नहीं है, वो युग्मोद्भिद में लगा रहता है, युग्मोद्भिद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है, जो ऊपर में आपने देखा ना कैप्सूल टाइप का लगा हुआ, ये जो कैप्सूल है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस कैप्सूल में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं बीजाणु मातृ कोशिका, स्पोर मदर सेल इनको कहते हैं। बीजाणु मातृ कोशिका यानी स्पोर मदर सेल। इनमें स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे स्पोर बनते हैं यानी कि बीजाणु बनते हैं। फिर ये बीजाणु यहां से निकल के जाते हैं, नम स्थानों पे पड़ते हैं, तो यही अंकुरित होकर के फिर वैसी पादप को बनाते हैं, जो युग्मोद्भिद पादप आपने शुरू से देखा, वैसी पादप को बनाते हैं। तो उसी को ये लिख रहा है कि अंकुरित होकर के युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है, क्योंकि कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों एवं अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। अब देखिए ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व कम है, क्योंकि ये ज्यादातर चीजों में ये यूज नहीं होते। कुछ जानवरों को, पक्षियों को खिलाने काम आ सकते हैं, लेकिन इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इनका पर्यावरणीय उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है? देखिए ये जहां पर उगते हैं जिस जमीन में, उसमें बहुत बड़े एरिया में फैल जाते हैं, तो ये मिट्टी को बांध के रखते हैं और पानी गिरने पर ये मिट्टी को बहने से बचाते हैं। तो ये इनका आर्थिक महत्व, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये है, क्योंकि ये ब्रायोफाइट है, तो ये जल को काफी समय तक अपने अंदर संचित करके रख सकते हैं, नमी को बरकरार रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्फेग्नम है, मॉस है, इनको निकाल लेते हैं और जो हमारे पौधे, ये जो नर्सरी वगैरह में पौधे आते हैं ना, जो तरह तरह के पौधे आप लगाते हो, तो इनकी जड़ों में हम स्फेग्नम को बांध देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। ठीक है, फिर इन पौधों को हम ट्रकों में, ट्रेनों में भर भर के दूर दूर तक भेजते हैं। तो 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक वो ट्रेनों में, ट्रकों में रहते हैं, उनको पानी देने वाला कोई नहीं रहता है, बावजूद इसके वो पादप नहीं मरते हैं, क्योंकि जड़ों में इनकी स्फेग्नम बंधा होता है और उसमें नमी बरकरार रहती है। तो लंबे समय तक ये नमी को बरकरार रखते हैं, इसके लिए जड़ों में बांधने के काम आते हैं। स्फेग्नम की कुछ जातियों से पीठ मिलता है हमको। पीठ क्या है? ये कोयला जैसा एक चीज है, सड़न मतलब मर जाते हैं जब ये पानी के अंदर, तो कोयला जैसा एक चीज बना लेते हैं, पीठ कहते हैं। तो इसको जला करके ईंधन के रूप में हम उपयोग में लेते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में करते हैं। तो सजीव पदार्थ क्या है? पौधे, उनकी जड़ों में बांध देते हैं, फिर उनको ट्रांसपोर्ट में हम इसका उपयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है।
लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था इस चीज को कि सबसे पहले जो पादप उगेंगे वो लाइकेन होते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट यानी मॉस होते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। अभी मैंने बताया था ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल मतलब पारिस्थितिक। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। सबसे बड़ी बात कि लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट उगते हैं और चट्टानों में ये मिट्टी बना देते हैं जिससे वहां पर बड़े पादप उग सकते हैं। क्योंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती और ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। इसको भी अभी बताया कि जड़ें इनकी बांध लेती है मिट्टी को, तो मिट्टी अपरदन नहीं होती, मृदा अपरदन नहीं होती। ब्रायोफाइटा को लीवर वर्ड तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं, इस चीज को भी अभी मैंने बताया। ठीक है, तो पहले है इसमें लीवर वर्ड। तो देखिए लीवर वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया है कि लीवर वर्ड जो है कुछ इस तरह की संरचनाएं हैं। ठीक है, बहुत छोटी संरचना है, इतनी बड़ी छोटी सी है, ऐसी जमीन में इस तरह से लगी होती है। ठीक है, नीचे इनके एक कोशीय राइजोइड्स निकले होते हैं और ये जमीन से जुड़े होते हैं। इनमें इस तरह के शाखाएं निकली होती हैं, डाइकोटोमस ब्रांचेस होते हैं इसके। डाइकोटोमस मतलब द्विशाखित, मतलब दो शाखाएं निकली होती हैं। हमारे लिवर में भी दो शाखाएं हैं, आपको पता है कि दो भाग है लिवर में। ठीक है, तो वैसा होता है, इसलिए इसको लिवर वर्ड कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो मोटाई है, इसमें ऊपर की कोशिकाएं जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं, इनमें क्लोरोफिल होती है, लेकिन नीचे की कोशिकाएं जो हैं ये भोजन को संग्रहित करती हैं स्टार्च के रूप में। और इसकी जो थैलस है ये ऐसे बराबर नहीं रहता, ये बीच से ना ऐसे थोड़ा ऐसे बीच से ऐसे मोटा रहता है, ऐसे ऐसे बीच से थोड़ा खुला हुआ रहता है ऐसे, और किनारे किनारे से थोड़ी पतले होते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, इसका थैलस। इनको लिवर वर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे लिवर की शाखाएं जैसे इनमें भी शाखाएं होती हैं। और आश्चर्य वाली बात यह है कि आयुर्वेद वाले इनसे लिवर की दवाई बनाते हैं, लिवर की बीमारियों की दवाइयां इससे बनती हैं, लिवर वर्ड से। ठीक है, देखिए आयुर्वेद में ना जो दवाइयां बनती हैं वो संकेत के आधार पर बनती हैं, क्योंकि पादप ना हमारे शरीर के बारे में संकेत देते हैं कि हम इस अंग के लिए लाभदायक है, ऐसा संकेत देते हैं वो अपने रंग रूप के आधार पे। जैसे गाजर को आप ऐसे चिप्स काट के आप खाते हो, जो आप शादी ब्याह में जाते हो चिप्स कटे रहते हैं, आप उनको ऐसे करके देखना तो ठीक बीच वाला भाग उसका आपके आंखें जैसी दिखती है। और गाजर खाने से आंख में काफी लाभदायक है, आपको पता है। अंगूर जो है वो हमारे लंग्स के एल्वुलस जैसे दिखते हैं, आप अंगूर खाते हैं तो लंग्स को काफी सपोर्ट मिलता है। आप अखरोट देखिए, अखरोट का जो गिरी है उसका जो सीड है उसको निकाल के देखिए, खाने वाला चीज को ऐसे करके देखिए तो बिल्कुल आपके ब्रेन जैसा दिखेगा, वो बिल्कुल ब्रेन का डुप्लीकेट दिखेगा आपके मस्तिष्क का। आप अखरोट खाइए ना, ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना। तो ऐसे करके ना बहुत सारे पादप ना अपने रंग रूप के आधार पे आपको संकेत देते हैं कि हम आपके शरीर के इस भाग के लिए लाभदायक हैं और आप इसको खाइए, ऐसा करें। तो लिवर वर्ड के बारे में अभी मैंने कुछ चीजें बताया आपको, है ना। लिवर वर्ड प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदल स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों की छालों आदि पर उगते हैं। तो सीधी सी बात है कि पानी तो चाहिए ही, गीले जगहों पे ही उगेंगे, सूखे जगहों पे नहीं उग सकते। दूसरा, इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसा आपको पता है सारे ब्रायोफाइट को, टेडोफाइटा को भी। ठीक है, लिवर वर्ड की पादप काय थैलस ऑफ मार्केंशिया या रिक्शिया होती है। देखिए इनका जो शरीर है वो सुकाय संरचना है, थैलस स्ट्रक्चर है। और थैलस का मतलब मैंने बार बार बताया है आपको कि जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होती। इसमें मार्केंशिया का फोटो आपने देखा है, वैसे ही एक रिक्शिया भी होता है, दोनों एक ही टाइप के पादप होते हैं। थैलस पृष्ठाधर होते हैं, पृष्ठाधर का मतलब तथा अधः स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। मतलब ये है कि ऊपर नीचे इनके डॉर्सल वेंट्रल साइड कहलाते हैं। ठीक है, इसकी पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह संरचना पर दो कतारों में होती हैं। देखिए लिवर वर्ट में ज्यादातर में पत्तियां नहीं बनती हैं, कुछ बहुत रेयर ऐसे लिवर वर्ट हैं
जिनमें छोटी छोटी पत्तियां और तने जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होती है। देखिए जेमा क्या होती है, इसके बीच बीच में कप्स जैसे बन जाते हैं, ऐसे करके जेमा कप्स बनते हैं ऐसे करके, और इसमें ऐसे 8 के आकार के जेमा बनते हैं, 8 के आकार के जेमा, ठीक है, 8 शेप, अंग्रेजी का 8 है ना, ऐसा। तो ये जेमा कहलाते हैं जो जेमा कप्स में बनते हैं। और जब ये अलग हो जाते हैं तो एक जेमा से 2 पादप बनते हैं, इधर से 2 पादप बनते हैं एक जेमा से। जेमा हरी बहुकोशी अलैंगिक कलियां हैं, छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उगाता है, लिखा है, लेकिन एक्चुअली 2 नया पादप उगता है, लेकिन आप एनसीईआरटी को ध्यान रखेंगे तो इसमें एक ही लिखा है। एनसीईआरटी में कम से कम 100 ऐसी चीजें हैं जो हमने छांट के रखा है जो गलत दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसी को याद करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी जो कहे वो सही, नीट में तो वही मानता है, ठीक है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम, फिर एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड, आर्किगोनियम के अंदर ओवम, ये सब बनते हैं और उनके निषेचन से आपका वैसे ही जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और उससे नया पादप बन जाता है। स्पोरोफाइट में एक पाद, सीटा तथा कैप्सूल मार्केंसिया में होता है। तो ऐसा कैप्सूल हम देखे थे, कैप्सूल है, सीटा है और फुट है। तो फुट के द्वारा, यानी फुट यानी पाद, यहाँ पर जो लिखा है फुट है, तो फुट से जुड़ा रहता है ये मुख्य पादप से, जो गैमेटोफाइट पादप है उससे जुड़ा रहता है। और ये सीटा है, सीटा के द्वारा ये कैप्सूल लगा रहता है। तो जो सीटा लिखा है वो बीच वाला पार्ट है, नीचे वाला फुट है, ऊपर वाला कैप्सूल है, तो 3 भाग में बना रहता है। तो मार्केंसिया में तो तीनों भाग दिखेंगे, लेकिन रिक्शिया में सिर्फ कैप्सूल एक भाग ही दिखता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, स्पोर से अंकुरण होने के कारण मुक्त जीवी युग्मोद्भिद बनते हैं। इसको बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि कैप्सूल के अंदर बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं। बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होते हैं, अगुणित होते हैं, उनके अंकुरण से युग्मोद्भिद बनते हैं, इसलिए वो भी अगुणित होते हैं। युग्मोद्भिद में युग्मक बनते हैं, उनके निषेचन से फिर से जाइगोट और फिर से उससे बीजाणुद्भिद बनता है। तो ये इनके जीवन में लगातार ये चीजें चलते रहती हैं, ठीक है। अब है मॉस। देखिए मॉस के बारे में आपको बता दें, हमने अभी कुछ देर पहले जो फोटोज देखे थे, नीचे वाले दोनों मॉस थे, एक था फ्यूनेरिया, दूसरा था स्फेगनम। तो मॉस की कुछ विशेषताएं ये है कि ये एक तो थोड़े बड़े पादप हैं, दूसरे इनमें जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, भले ही वो नहीं होती क्योंकि युग्मोद्भिद है। पत्तियां इसमें छोटी छोटी होती हैं, अल्टरनेट क्रम में लगी होती हैं, ठीक है। और इसमें जो स्पोरोफाइट है वो भी थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। तो मॉस जीवन की प्रभावी अवस्था इसमें भी युग्मोद्भिद होती है क्योंकि ब्रायोफाइटा ही है, जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जिसको अपन प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। देखिए ये जो स्पोर है, स्पोर जब अंकुरण करता है तो इससे प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है, फिर इसी से नए पादप बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे नए पादप बन जाते हैं। स्पोर से बनता है। प्राइमरी तंतु मतलब प्राइमरी प्रोटोनिमा, ध्यान रखेंगे। यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमय होता है। विसर्पी का मतलब होता है जमीन में फैलने वाला, जमीन में रेंगने वाला। हरा, शाखित और प्रायः तंतुमय, तो तंतु जैसा होता है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह की होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो स्पोर से बना हुआ प्राइमरी प्रोटोनिमा है इसमें कई कलियां होती हैं और एक एक कली से एक एक पादप बनते हैं। जो पादप हमने फोटो देखे वो एक एक पादप एक एक कली से बन जाते हैं, मतलब एक बीजाणु से एक प्रोटोनिमा, प्राइमरी तंतु, प्राथमिक तंतु, और उसमें कई कलियों से कई पादप बन जाते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं। सर्पिल रूप में मतलब क्या है, जैसे मान लो एक तना है तो एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, ऐसे 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 लगते चले जाता है, मतलब ऐसे 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 ऊपर होते चले जाता है, ऐसे सर्पिल क्रम में लगा हुआ,
पत्तियां होती हैं। बहुकोशी शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इनका जो राइजोइड है, मूलाभ जड़ जैसा जो होता है, वो बहुकोशी है, जबकि इससे पहले आपने जो लीवरवर्ट देखा था उसके मूलाभ एक कोशी थे। यहाँ पर बहुकोशी मूलाभ है मिट्टी में जोड़ने के लिए। मॉस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो कायिक प्रजनन है वो कैसे होता है, तो इनका जो तना होता है वो कई भागों में टूट जाते हैं, तो हर तने से एक नया पादप बन सकता है। लैंगिक जनन कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। इनका जो मुख्य पादप है वो चूंकि युग्मोद्भिद है, तो उसमें वो एंथीरोजोइड एंथीरिडियम के अंदर बनेंगे, आर्किगोनियम के अंदर ओवम बनेंगे, निषेचन होगा पानी में तैर करके एंथीरोजोइड का, है ना। फिर उसके बाद उसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, वो जो ऊपर लटका हुआ स्पोरोफाइट आपने देखा था। ठीक है, लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी यानी एंथीरिडियम और स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। जो मुख्य पादप हैं उनकी चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज से स्पोरोफाइट विकसित होता है। यह बात मैं कई बार बता चुका हूं कि निषेचन के बाद जो जाइगोट युग्मनज बनता है उसी से स्पोरोफाइट बनता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है। मॉस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, यह भी हमने देखा है कि लीवरवर्ट से ज्यादा विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल में पहले तो स्पोर मदर सेल होते हैं, बीजाणु मातृ कोशिकाएं, उनमें अर्धसूत्र विभाजन होती है, तब जाके स्पोर यानी बीजाणु बनते हैं। ये देखिए मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। तो मियोसिस किस में होता है, स्पोर मदर सेल में, बीजाणु मातृ कोशिका में। मॉस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इनके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम होते हैं। देखिए कैप्सूल में जो स्पोर बनते हैं उनको बिखेरने के लिए कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं। विशेषकर इनमें पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, ऐसे टीथ, ऐसे बड़े बड़े टीथ होते हैं, ये ऐसे ऐसे करके हिलते हैं तो स्पोर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो स्पोर को फैलाने के लिए कई प्रकार की इसमें विधियां होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ब्रायोफाइटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा की। देखिए टेरिडोफाइटा के जो पादप हैं आप बहुत आसानी से देखे हैं, ये वाला पादप आप जरूर देखे हैं। ठीक है, घरों में गमलों में भी लगाते हैं इसको, नदी किनारे वगैरह मिट्टियों में उगे रहते हैं, पत्थरों के बीच में उगे रहते हैं, ऐसे निकले होते हैं, ऐसे फैले होते हैं। जब ध्यान से देखिए तो आपको देख के समझ में आएगा। ये इसको हम कहते हैं फर्न। ठीक है, ये फर्न है और ये है सिलेजिएला। ठीक है, ये वाला इक्विसिटम है और ये सेल्विनिया है, सेल्विनिया है। ठीक है, तो देखिए ये जो फर्न है जिसके एग्जांपल में आपका टेरिडियम है, टेरिस है, डायोप्टेरिस है, कई प्रकार के पौधे इसमें आते हैं। इनकी पत्तियां ऐसे जमीन से ऐसे निकली होती हैं। ये जो निकली हुई है ये एक एक पत्ती है, ऐसे जमीन से एक एक पत्ती निकली हुई है। इन पत्तियों में ऐसे छोटी छोटी लीफलेट लगी हुई है, मतलब कंपाउंड लीफ होती है। कंपाउंड लीफ समझते हैं ना, जैसे एक पत्ती छोटी छोटी पत्तियों में कटी रहती है तो उसे संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे आप देखिए गुलमोहर है, नीम है ना, इमली है, इसमें संयुक्त पत्ती है। लेकिन पीपल है, बरगद है, इसमें सरल पत्ती है, उसमें पत्ती एक ही रहती है, वो कटी फटी नहीं रहती। ठीक है, अब जैसे मान लो ये एक पत्ती है, ये छोटी छोटी पत्तियों में कट गई है ना, तो ये कंपाउंड लीफ हो गई। तो वैसी कंपाउंड लीफ है, तो जमीन से एक एक पत्ती निकली हुई है, ये एक एक पत्ती है निकली हुई है। ठीक है, ऐसे। और जमीन के अंदर इसका तना होता है, इसके तने को राइजोम कहते हैं क्योंकि जमीन के अंदर रहता है और इसी से पत्तियां बाहर निकली होती है। इसको घरों में सजावटी पौधे के रूप में लगाते हैं हम। ठीक है, फर्न को। और ये सिलेजिनेला है, इसको लगाते नहीं है, ये ऐसी कहीं कहीं पर उगे रहते हैं। इनमें सरल पत्ती होती है, छोटी 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 होती है, लेकिन सरल पत्ती होती है, कटी हुई पत्तियां नहीं। और सिलेजिनेला में एक विशेष चीज जो होती है वो यहाँ पर ये राइजोफोर करके एक स्ट्रक्चर होती है जो रूट जैसे दिखती है, लेकिन ये कुछ रूट से और कुछ तने से इसकी संरचना मिलती जुलती है। ज्यादातर तो रूट से ही मिलती जुलती संरचना है राइजोफोर, जो पूरे पादप जगत में कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ इसी में सिलेजिनेला में मिलती है। दूसरी बात यह है कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में जो मुख्य पादप अवस्था है
वो है बीजाणुद्भिद, जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसमें जो युग्मोद्भिद अवस्था है वो छोटी अवस्था है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं उसको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर देखिए, जैसे कि ये भी बीजाणुद्भिद अवस्था है, ये भी बीजाणुद्भिद अवस्था है, सब बीजाणुद्भिद अवस्था है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद अवस्था है, बीजाणुद्भिद अवस्था, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था बीजाणुद्भिद मतलब ये द्विगुणित अवस्था है। ठीक, इनमें बीजाणु बनेंगे, अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से फिर युग्मोद्भिद बनेंगे, युग्मोद्भिद में युग्मक बन के निषेचन करते हैं तो फिर बीजाणुद्भिद बनते हैं। मतलब लाइफ साइकिल वैसा ही जैसा आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही लाइफ साइकिल है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप गैमेटोफाइट था यानी युग्मोद्भिद था, यहां पर मुख्य पादप बीजाणुद्भिद है। ये दो अंतर है दोनों में। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा इसके लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लाइफ साइकिल को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक स्लाइड एंटर कर देता हूं, खाली स्लाइड, ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं ठीक से। ठीक, देखिए इनमें बीजाणु बनेंगे, कैसे बनेंगे देखिए जरा ध्यान से। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं हिंदी में समझाते जाऊंगा। इनका मुख्य पादप शरीर जो है इनका मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट है, जरा ध्यान से समझिए। ठीक है, स्पोरोफाइट है मुख्य पादप शरीर जो कि डिप्लॉयड है। ठीक, अब इनमें बनेंगे स्पोर, और स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम में, और स्पोरेंजियम बनते हैं पत्तियों में। जैसे मान लो ये लीफ है तो इसी में स्पोरेंजियम बनेंगे, तो इस पत्ती को हम कहेंगे स्पोरोफिल। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे स्पोरोफिल। जरा ध्यान से समझिए, स्पोरोफिल कहेंगे इसको। ये वो लीफ है, लीफ, ठीक है, जिसमें स्पोरेंजियम बनेंगे। तो स्पोरोफिल में बनते हैं स्पोरेंजियम। देखिए ध्यान से, स्पोरेंजियम, ठीक, मतलब बीजाणुधानी। स्पोरोफिल का मतलब होता है बीजाणु पर्ण, पर्ण का मतलब पत्ती, जिसमें बीजाणु बनेंगे, बीजाणुधानी बनेंगे, ऐसी पत्तियां बीजाणु पर्ण कहलाती हैं, स्पोरोफिल कहलाती हैं, वो पत्तियां हैं, उसके अंदर स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी बनेगी। इस बीजाणुधानी में बीजाणु मातृकोशिका रहती है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल रहती है, स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड रहती है, बीजाणु मातृकोशिका। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, और मियोसिस से बनते हैं स्पोर यानी बीजाणु, ये हैप्लॉयड होते हैं। फिर से बता रहा हूं, मुख्य पादप बीजाणुद्भिद है जो कि डिप्लॉयड है यानी कि द्विगुणित है। इसकी पत्तियां स्पोरोफिल कहलाती है क्योंकि उसमें स्पोरेंजियम बनते हैं, मतलब बीजाणुपर्ण बीजाणुधानी बनती है, बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मातृकोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बन गई। ठीक, अब देखिए, यहीं से युग्मोद्भिद अवस्था यानी गैमेटोफाइट अवस्था शुरू हुई। जो अगुणित अवस्था शुरू होती है वहीं से युग्मोद्भिद अवस्था है, जहां से द्विगुणित अवस्था आती है वहां से स्पोरोफिटिक अवस्था होती है। देखिए, ये जो स्पोर है ये अपने आप में अगुणित है, ये जब अंकुरित होगा तो यहां पर गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, ये अंकुरित होगा तो गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट मतलब युग्मोद्भिद। तो चूंकि ये हैप्लॉयड है तो युग्मोद्भिद भी हैप्लॉयड बनेगा। ठीक, अब जो गैमेटोफाइट है ये गैमीट बनाएगा। गैमीट मतलब युग्मक, गैमीट। गैमीट कौन कौन से बनते हैं? गैमीट जो है नर और मादा, दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। ठीक है,
अभी एक और चीज बताऊंगा तब आप और अच्छे समझ पाओगे इसको। अभी आप इतना समझिए कि गैमेटोफाइट में गैमीट बनेंगे, नर और मादा गैमीट, जो कि हैप्लॉइड होते हैं बिना अर्धसूत्री विभाजन के। जिंदगी में अर्धसूत्री विभाजन किसी भी एक ही जगह पे होता है, बार बार नहीं होता। तो इनके जीवन चक्र में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर नहीं होगा। फिर ये नर और मादा युग्मक निषेचन करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और निषेचन से ये लोग बनाते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट द्विगुणित हो गया, क्योंकि अगुणित अगुणित मिलकर द्विगुणित जाइगोट बनाया। अब ये चूंकि द्विगुणित हो गया तो यहां से स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू हो गया। जितने द्विगुणित चीजें हैं वो स्पोरोफाइट के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और जितने अगुणित हैं वो गैमेटोफाइट के सदस्य हैं। तो देखिए ये अगुणित था तो यहां से गैमेटोफाइट शुरू हुआ, और ये द्विगुणित हो गया तो यहां से स्पोरोफाइट चालू हो गया। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो ठीक है, एम्ब्रियो विकसित होकर बनाएगा स्पोरोफाइट। ठीक, तो मुख्य पादप है, उसकी पत्ती में, जैसे ये पत्ती है, इसकी पत्ती को हम स्पोरोफिल कहेंगे, बीजाणुपर्ण, इसमें बीजाणुधानी, और बीजाणुधानी में बीजाणु मातृ कोशिका, उसमें मियोसिस हुआ तो बीजाणु बने, बीजाणु अंकुरित। इस बीजाणु के अंकुरण से युग्मोद्भिद बना, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड ही है। इसके अंदर युग्मक बने, क्योंकि युग्मोद्भिद युग्मक पैदा करता है, बीजाणुद्भिद बीजाणु पैदा करता है। युग्मोद्भिद जो है युग्मक पैदा करेगा नर मादा, जो हैप्लॉइड है दोनों, और इनके निषेचन से जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड है, और इससे एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट। अब यहां पर एक चीज आप समझिए, वापस आते हैं थोड़ा सा, इन पादपों को देखिए, आप इन दोनों को देखिए बस, ठीक है। ये फर्न है और ये सिलेजिनेला है। फर्न में जो बीजाणु बनते हैं वो एक ही प्रकार के बनते हैं, और इसलिए उसमें जो युग्मोद्भिद बनता है बीजाणु से, ये देखिए एक ही प्रकार का स्पोर बनेगा, युग्मोद्भिद भी एक ही प्रकार का रहेगा, उसके अंदर एक ही युग्मोद्भिद में दोनों बनेंगे, नर मादा युग्मक। ये फर्न की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप सिलेजिनेला की बात करते हैं तो यहां पर स्पोर दो प्रकार के बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा स्पोर बनता है, दो प्रकार के। तो ये सारी चीजें दो दो किस्म के होने लगते हैं। देखिए कैसे होते हैं, इसमें दो प्रकार के स्पोर बनेंगे। तो मान लो एक मेगा यानी बड़ी और एक माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो देखिए हम मेगा को पहले लिखते हैं, तो मेगा स्पोर जो बनेगी, मेगा स्पोर ये बनेगी मेगा स्पोर मदर सेल के द्वारा, और ये बनेगी मेगा स्पोरेंजियम में, और ये बनेगी मेगा स्पोरोफिल में। वैसे ही माइक्रो भी करेंगे अपन, दो प्रकार के बन रहे हैं, तो माइक्रो स्पोरोफिल, इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम, इसके अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस, तो माइक्रोस्पोर। देखिए अब यहां पर चूंकि दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर, इसलिए इन दोनों से जो गैमेटोफाइट बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे। तो जो मेगा स्पोर है ये बनाती है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट बनेगी, और जो माइक्रोस्पोर है ये बनाता है मेल गैमेटोफाइट। दोनों अलग अलग बन रहे हैं यहां पर, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट बनेगा। अब मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग गैमेटोफाइट में बन रहे हैं, फिर निषेचन करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो यहां पर पादप दो प्रकार के हैं, वे पादप जो एक ही प्रकार के बीजाणु पैदा करते हैं, जैसे कि फर्न है तो उसमें एक ही प्रकार का बीजाणु पैदा हुआ, छोटे बड़े में हमने विभाजित किए तो उसमें युग्मोद्भिद भी एक ही प्रकार का हुआ। ऐसे पादप को हम सम बीजाणु पादप कहते हैं, होमोस्पोरस प्लांट कहते हैं, जैसे फर्न है। लेकिन वे पादप जिनमें बीजाणु दो प्रकार के बनते हैं, ठीक है, एक छोटा बीजाणु एक बड़ा बीजाणु,
उनसे दो अलग अलग किस्म के युग्मोद्भिद भी बनते हैं, नर और मादा युग्मोद्भिद। ऐसे पादप को जो अलग अलग दो प्रकार के बीजाणु बनाते हैं उसे हम विषम बीजाणु कहते हैं, हेटेरोस्पोरस। एक ही किस्म का बनाता है तो सम बीजाणु, अलग अलग स्पोर बनाता है तो विषम बीजाणु। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि ये वाला सम बीजाणु है फर्न और ये वाला विषम बीजाणु है सिलेजिनेला। ठीक है, तो सब कुछ इनमें अलग अलग हो जाएगा। तो ये इनका जीवन चक्र है। ठीक है, टेरिडोफाइटा का। मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइटा भी लगभग ऐसे ही जीवन चक्र है, बस ये उल्टा हो जाएगा। गैमेटोफाइट ऊपर, स्पोरोफाइट नीचे हो जाएगा, क्योंकि उसमें मुख्य पादप गैमेटोफाइट है और वहां पर स्पोर भी एक ही प्रकार के बनेंगे ब्रायोफाइटा में। तो लगभग यही लाइफ साइकिल दोनों में फॉलो होता है। ठीक है, अब देखिए कि जो टेरिडोफाइटा है इसके बारे में चूंकि एक ही पैराग्राफ है, यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। 2 पैराग्राफ है, हो नहीं पाएगा लग रहा है कि हो जाएगा, चलो 5 मिनट तो है, पढ़ा देता हूँ। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। मैंने बताया ना, सजावटी पौधे लगाते हैं फर्न को। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं, बताया मैंने आपको। विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पहली बार बनते हैं। जाइलम फ्लोएम पहली बार बनते हैं। यह अलग बात है कि इनका भी जो निषेचन हुआ ना, वो जो नर मादा युग्मक मिले थे, यहाँ पर लिखा था जो ये वाला, ये जो नर मादा युग्मक मिले, इसमें नर युग्मक जो है ये वाला, ये तैर के ही जाता है। इसी को हम एंथीरोजोइड और आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम ये सब होते हैं। इसमें भी वही चीजें हैं। ठीक है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसमें आर्किगोनियम बनती है, आर्किगोनियम। ठीक है, और आर्किगोनियम के अंदर ये एक बनी है, और वैसे ये एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा, एंथेरिडियम के अंदर, और उसके अंदर ये। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, संवहन ऊतक पहली बार बन रहे हैं, है ना। इसके संवहन ऊतक के बारे में हम तो अध्याय 6 में पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे, यानी 3500 लाख, यानी 35 करोड़ वर्ष पूर्व। 35 करोड़ वर्ष पूर्व धरती पे ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे टेरिडोफाइटा। ये तने रूपी थे, तना है इसमें। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉर्स टेल तथा फर्न आते हैं। हॉर्स टेल किसको कहते हैं? ये देखिए, इसको हॉर्स टेल कहते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको घोड़े की पूंछ जैसा दिखेगा। ठीक है, इक्विसिटम, ये हॉर्स टेल है। ठीक है, टेरिडोफाइटा ठंडे, गीले, छायादार स्थान में पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। ठीक है, जैसे सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, ये रेतीली मिट्टी में उगते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मोद्भिद प्रभावी अवस्था थी, ये आपने ब्रायोफाइटा में देखा युग्मोद्भिद था। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटा यानी बीजाणुद्भिद मुख्य अवस्था है। मूल तरल पत्तियां पहली बार बनने को मिलेंगी यहाँ पर सत्य रूप से, क्योंकि अब टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट अवस्था आ गई है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक, जाइलम फ्लोएम होते हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी, लघु पर्ण, उदाहरण सिलेजिनेला, अथवा बड़ी बृहद पर्ण हो सकती हैं। देखिए, सिलेजिनेला में छोटी छोटी पत्तियां, जबकि फर्न में बड़ी बड़ी पत्तियां, ऐसे जमीन से निकली हुई पूरी एक पत्ती है तो बड़ी पत्ती होती है, इसे फ्रॉन्ड कहते हैं फर्न में। ठीक है, स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर उगते हैं। बीजाणुपर्ण सघनों का सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिसे शंकु कहते हैं। देखिए, बहुत सारे जो स्पोरोफिल हैं, स्पोरोफिल मतलब पत्तियां जिसमें बीजाणुधानी है, वो पत्तियां आपस में मिलकर कोन जैसी संरचना बनाती हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक कोन दिख रहे हैं, देखिए ऊपर स्ट्रोबिलस लिखा है, वैसी कोन सिलेजिनेला में, इनमें सब में बनते हैं। ठीक है, कोन बनते हैं। सिलेजिनेला इक्विसिटम में कोन बनते हैं, फर्न में नहीं बनते। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मातृ कोशिका में म्योसिस के द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर अस्पष्ट छोटा बहुकोषीय मुक्त जीव अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित फैलाव युग्मोद्भिद बनाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें युग्मोद्भिद बाद में बनता है। ठीक है, लेकिन वो भी मुक्त जीव है, ध्यान रखेंगे ना, और प्रकाश संश्लेषी है। इसको प्रोथेलस कहते हैं। प्रोथेलस जो है ऐसा, ये प्रोथेलस इसमें हार्ट शेप होता है। जो युग्मोद्भिद होता है ना, ये वाला जो युग्मोद्भिद होता है फर्न का विशेषता, वो थैलाव कहलाता है, ऐसा हार्ट शेप होता है। ठीक है, फर्न बनता है हार्ट शेप। युग्मोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण से जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है, देखिए
इनको भी निषेचन के लिए पानी चाहिए, इसीलिए ये सूखे स्थानों में ज्यादा नहीं फैल पाते हैं। युग्मोद्भिद के नर तथा मादा अंग स्थित होते हैं, पुंधानी स्त्रीधानी कहलाते हैं। पुंधानी से पुमड़ों के निकलने के बाद स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलयित हो जाते हैं, युग्मनज बनता है। युग्मनज से स्पोरोफाइट बनता है ना। स्पोरोफाइट टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था है। अधिकांश टेरिडोफाइटा में जहां पर स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं, है ना, जैसे कि फर्न है। जबकि सिलेजिनस और साल्विनिया में दो प्रकार के, बड़े और छोटे, जिसे विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बीजाणु से मादा, छोटे बीजाणु से नर युग्मोद्भिद बनते हैं, है ना। ये सब चीजें मैं आपको बताया, ठीक है। ये सब चीज। एक और चीज है बीज प्रकृति। जो अलग अलग दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं वो आगे चल के बीज प्रकृति की ओर, यानी बीज बनाने की प्रकृति। टेरिडोफाइटा में बीज नहीं बनते, जिम्नोस्पर्म में बनते, लेकिन ये इन्हीं से आगे विकसित हुए हैं, इसका ये कहना है। टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं। साइलोप्सिडा यानी साइलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलेजिना लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम और टेरोप्सिडा में डायोप्टेरिस सेडिएंटम। ये फर्न है। तो इतने सारे प्रकार के टेरिडोफाइटा होते हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।